ओके स्टूडेंट्स, सो आप प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। वो क्या पढ़े थे? तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी निकाला था हम लोगों ने, राइट। हम लोग जानते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट हम दो चीजों से प्राप्त कर सकते हैं, राइट। वन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हम दूसरे तरीके से उसका इफेक्टिवनेस निकाल सकते हैं, और वो है रूट मीन स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड आरएमएस। याद रखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट में आरएमएस का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर और द वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। इसके हेल्प से आप इफेक्टिवनेस ऑफ करंट निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें भी वही चीजें हैं कि हम डायरेक्ट एसी का कोई भी वर्क जो है वो हम डीसी से निकालेंगे। मतलब डीसी जितना वर्क करके देगा, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क एसी भी देगा। क्यों बार बार एसी नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उसका जो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है तो टोटल वैल्यू जाके जीरो हो जाता है। ये एक फंडामेंटल इश्यूज है जब हम एसी लेंगे। लेकिन क्योंकि हमने देखा है और प्रैक्टिकली ये समझा है, इवन इसका डेफिनेशन भी देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जितना काम आप एसी से चाहते हैं उतना ही काम आपको डीसी करके देगा। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज और द वैल्यू वाइज the same amount going to produce by the DC whatever the amount you are looking from the AC, right ना। मतलब अगर कोई पार्टिकुलर एक रेसिस्टेंस है, मान लेते हैं ये एक रेसिस्टेंस है और इससे कोई करंट जाएगा एसी का, अल्टरनेटिंग करंट का, तो वो जितना हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ही हीट प्रोड्यूस कौन करेगा? जो डीसी से अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट दोनों का हाफ ऑफ साइकिल अगर भेजा जाता है तो जितना हीट प्रोड्यूस होगा एसी से उतना ही डीसी से। तो हमने क्या किया है कि जो डीसी का वैल्यू है उसको हमने एग्जैक्टली हूबहू कॉपी करके एसी पे लगाया, और उसके हेल्प से हमने क्या निकाला? रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब जरा डिफिनीशन पे, अगर आप समझ गए होंगे तो अब जरा हम डिफिनीशन पे आते हैं। कहता है इट इज द स्टडी करंट। हम क्या निकाला है? वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। और ये किससे मिल रहा है? ये मिल रहा है हमको विद द हेल्प ऑफ स्टडी करंट से। सो ये एक तरह का स्टडी करंट होता है व्हिच व्हेन पास थ्रू अ रेजिस्टेंस, उसको किसी रेजिस्टेंस से आप पास कराएंगे फॉर ए गिवन टाइम, किसी इंस्टेंट टाइम के लिए, फॉर द स्मॉल टाइम और किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए, विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। वो उतना ही हीट देगा जितना कि एज द एसी डज इन द सेम रेसिस्टेंस एंड इन द सेम टाइम। मतलब अगर ये रेसिस्टेंस है और इसको अगर एक पार्टिकुलर टाइम के लिए आप करंट प्रोवाइड कराते हैं तो जितना हीट प्रोड्यूस होगा उतना ही डीसी भी देगा, अगर उतना ही टाइम के लिए आप प्रोड्यूस करेंगे। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज द वैल्यू ऑफ एसी एंड डीसी हमेशा सेम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम लोग क्या ले लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट इन एनी रेसिस्टेंस फॉर टाइम टी। और किस टाइम के लिए? फॉर टाइम टी के लिए। तो हमको क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस का अल्टरनेटिंग करंट का I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब मान लेते हैं कि लेट एक छोटे से टाइम इंटरवल dt टाइम के लिए करंट अगर किसी रेसिस्टेंस में पास करेंगे तो हमको कितना हीट मिलेगा? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा। वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट DH क्या होगा? DH क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द रेसिस्टेंस when the small amount of current या current passing from the small amount of time for a small time, तो DH का वैल्यू क्या होगा? हमेशा ये होगा I स्क्वायर रेसिस्टेंस R एंड कितने टाइम के लिए? DT टाइम के लिए पास कर रहे हैं, इसलिए DT। बहुत सिंपल सा कि जितने देर के लिए करंट आप पास करेंगे छोटे टाइम के लिए तो I का स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला होता है। बिकॉज हमें पता है
क्या पता है भाई, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट निकालने का तरीका जब करंट में पास करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हमें मालूम है। अब क्या करते हैं कि इसमें जो I है, ये वाली I का वैल्यू इसमें लाके डालते हैं, राइट। तो जब डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I0 का होल स्क्वायर और I0 का होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू आर डी टी मिलेगा। थोड़ा इसको अरेंज करते हैं तो हम कर सकते हैं I0 का होल स्क्वायर इनटू आर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करेंगे या इसको बाद में मॉडिफाई करेंगे। अब हमें क्या मिल गया, ये DH इक्वल टू हमें ये मिला। ये कब मिला, फॉर द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप चाहते हैं कि उस पूरी सर्किट में कितना हीट जनरेट हो रहा है, उस पूरे रेसिस्टेंस में एक्चुअल जो भी टाइम आपको गिवन है हाफ साइकिल के लिए। तो जब हाफ साइकिल ऑफ टाइम लेंगे तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DH इक्वल टू इंटीग्रेशन I0 और कहां से कहां, 0 से T/2। क्यों T/2, हम हाफ साइकिल ले रहे हैं इसलिए। टाइम इंटरवल 0 से T/2 के टाइम में I0 R साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt लेंगे। क्लियर। अब यहां पे एक स्मॉल मॉडिफिकेशन है। क्या है भाई मॉडिफिकेशन, तो DH का वैल्यू हमें कितना आ जाएगा, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिए I0 R और इंटीग्रेशन के अंदर रखे 0 T/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब एक फॉर्मूला आता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है, इसको जरा अगर आप तोड़ेंगे, फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये एक फॉर्मूला आता है, आप इसका यूज करके यहां पे डालेंगे क्योंकि हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, I0R इंटीग्रेशन 0T/2 और साइन की जगह पे हमने रख दिया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय होल 2 और यहां dt कर दिए। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला रख दिया, हमें मिल गया। अब इसको और मॉडिफाई करते हैं तो I0 R आएगा इंटीग्रेशन 0T/2 और इसको और ब्रेक करेंगे तो ये dt अंदर आ जाएगा और ये वाला 2 बाहर निकाल देते हैं तो ये वाला 2 यहां ले आए। अब क्या हो जाएगा, dt माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt हो जाएगा। होगा ना, देख लीजिए, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम इंटीग्रेशन इस दोनों पे लगाएंगे, इस दोनों पे लगाएंगे तो हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा, राइट। आप इसको कॉपी कर लेंगे और अगर समझने में दिक्कत होगी एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखेंगे। अब इस कैलकुलेशन को हम ब्रेक करते हैं तो हम इस पार्टिकुलर पोर्शन को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इस पार्टिकुलर पोर्शन पे फिर से आते हैं, इस पार्टिकुलर पोर्शन पे क्या फिर से आते हैं, चलिए अब इस पार्टिकुलर पोर्शन को हम यहां लाते हैं तो हमें कितना है, ये h का वैल्यू है, h इक्वल टू क्या हो जाएगा I0 R/2, ठीक है। ये स्क्वायर रहेगा, सॉरी ये हर जगह क्या है स्क्वायर, ये हर जगह क्या है स्क्वायर। I0 का होल स्क्वायर R/2 इंटीग्रेशन dt 0 से कहां तक T/2, हाफ साइकिल ले रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन होगा क्या होगा भाई 0 से T/2 और किसका cos 2 ओमेगा टी dt। इसको तोड़ेंगे तो बड़ा सिंपल सा है, I0 का होल स्क्वायर R/2 और यहां ब्रैकेट में क्या हो जाएगा t, जिसकी वैल्यू 0 से T/2 लेंगे, फिर माइनस इसको ब्रेक करेंगे तो एक ब्रैकेट दे देते हैं, इसको करेंगे तो cos का हो जाएगा साइन और साइन के बाद 2 ओमेगा ऐसे ही रह जाएगा, यहां t रह जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 ओमेगा। जरा समझिएगा इंटीग्रेशन, ये सबको समझ में आना चाहिए।
और यहां रह जाएगा 0 से t/2। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो हमको आ जाएगा I0 का होल स्क्वायर r/2 और ये क्या हो जाएगा t/2। इसकी वैल्यू डालेंगे और 0 डालेंगे तो 0 कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए हम 0 वाला वैल्यू यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू लिख दिए, तो ये हमको मिल गया। अब इधर आते हैं, एक स्मॉल, ये जो I0 है ना यहाँ पे भी आएगा, तो कोई बात नहीं है, इसको यहाँ पे बड़ी सी एक ब्राइट, ठीक है, और यहाँ पे भी एक और बड़ी ब्राइट, ठीक है, बड़ा इजी है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अब फिर माइनस आ गया तो ये अंदर आ जाएगा I0 का होल स्क्वायर r/2। अब इसको तोड़ेंगे तो ये 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा इंटू 2 ओमेगा। अब इसको जरा तोड़ते हैं तो जरा देखिए क्या आएगा हमको कि साइन 2 इंटू ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई, ठीक है ना, 2 पाई/t, और साइन 0 डालेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसमें 0 वाला वैल्यू ही छोड़ देते हैं, राइट, सिर्फ ये वाली लेते हैं, इंटू इस t के जगह पे t/2 होगा। समझिए, हमने ओमेगा को तोड़ के t/2, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आप देख लीजिए कहां से आया ओमेगा का वैल्यू, बिकॉज वी नो दैट ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू t/2, तो वो ओमेगा की वैल्यू यहां डाल दिए, ये 2 ओमेगा ऑलरेडी हमने साइड कर लिया है और ये ऑलरेडी 2 है, तो 2 पाई/t और ये वैल्यू यहां रख दिए t का, ये t की वैल्यू, और 0 वाला पोर्शन तो पूरा होल 0 होके साइन खत्म ही हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। अब देखो इस t से ये t कैंसिल होगा, नीचे वाले इस t से ये t कैंसिल होगा, अब आ गया साइन 2 पाई, राइट ना, साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो मतलब ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमारा फाइनल क्या आंसर बचेगा, I0 का होल स्क्वायर r/t/2 इंटू क्या रह जाएगा 2। जरा देखिए ये कितना आया h, ये हमको आएगा क्योंकि ये होल टर्म 0 हो गया। ये कैलकुलेशन है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो h की वैल्यू इतना आ गया, मान लेते हैं दिस वन इज आवर इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर है, ये इक्वेशन 1 हुआ। अब इस तरफ का रब कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अब आ जाते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ। क्या है भाई हमारा अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, अब हम लोग बात करते हैं एज पर द डिफिनीशन। एज पर द डिफिनीशन कहता है कि IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो क्लियरली डिपेंड्स करता है किस पे, द हीट गोइंग टू प्रोड्यूस। मतलब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से, मतलब हीट किसी भी रेसिस्टेंस में आता है वो डिपेंड करता है IRMS का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू का, जिस रेसिस्टेंस के अंदर जा रहा है वो, और जितना टाइम पीरियड के लिए फॉलो करते हैं। तो ये स्टडी करंट है तो हाफ साइकिल लेते हैं तो टाइम हो जाएगा t/2। कितने लोगों को नहीं समझ में आया ये दो, ये बाय द हेल्प ऑफ दिस डिफिनीशन हमने लिया, ये h की वैल्यू इस डिफिनीशन से लिया कि जितना करंट, कौन सा करंट IRMS, हम इसी को निकालने वाले हैं ना, इसी का ये डिफिनीशन है। तो ये करंट किसी रेसिस्टेंस में जितना देर जाएगा, जितना टाइम के लिए जाएगा, उतना हीट प्रोड्यूस होगा। मतलब हीट प्रोड्यूस ड्यू टू दिस करंट इन एनी रेसिस्टेंस फॉर दिस टाइम, राइट। अब इस H की वैल्यू और ये दोनों H की वैल्यू जो है, क्योंकि ये AC से निकला है, अल्टरनेटिव I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t से, अब दोनों के बीच में हम रिलेशन डेवलप करते हैं। तो रिलेशन डेवलप करने का मतलब पुट द वैल्यू इक्वेशन 2 इन किस में, इक्वेशन 1 में। बड़ा सिंपल है, क्या डालेंगे भाई, तो h वाला ये वाला वैल्यू यहां डालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहां h के जगह पे तो IRMS किसका स्क्वायर r/t/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई I0 इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है, करंट एम्पलीट्यूड है, I0 का स्क्वायर इनटू और क्या है
एंड टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। आप सोचेंगे सर बार बार 2 इंटू 2 लिख रहा है, क्यों नहीं 4 लिख रहा है? क्योंकि थोड़ा इजी होगा काटना, राइट। अब आ जाते हैं, ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा, ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड होता है। तो हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? आई स्क्वायर आर एम एस रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू आई जीरो का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या होगा? आई जीरो, इधर रूट लग जाएगा तो स्क्वायर है तो हट गया और रूट अंडर 2 आएगा ये देख लीजिए। और रूट 2 का वैल्यू आप लोगों को पता है, मतलब आप अगर इसको मॉडिफाई करेंगे तो हमको नया रिजल्ट क्या मिलेगा? नया रिजल्ट मिलेगा आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ अल्टरनेटिंग एम्पलीट्यूड या पिक वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है 0.707 टाइम्स ऑफ अल्टरनेटिंग एम्पलीट्यूड है, अल्टरनेटिंग करंट एम्पलीट्यूड के बराबर है, पीक वैल्यू के बराबर है। क्लियर? ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट आया। और ये किसके लिए? जब हम टाइम ले रहे हैं t/2, मतलब हाफ साइकिल के लिए, ये हाफ साइकिल के लिए। क्लियर? अब हाफ साइकिल के लिए इतना करंट है, तो अगर ईएमएफ की बात करें तो सब जगह वही सेम रहेगा। फिर वही वाली बात कहेंगे कि हर जगह जहां जहां आई है ना, वहां क्या कर दो? E/R कर दो। तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या नजर आएगा ईएमएफ के लिए? तो ERMS मतलब ईएमएफ ऑफ रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू 0.707 E0। दूसरी वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी किसका? ईएमएफ का। सो आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्या करेंगे? इफेक्टिवनेस ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट निकाल सकते हैं। एंड दिस वन इज द आइडिया अबाउट द रूट मीन स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, याद रखिएगा ये फॉर्मूला हाफ साइकिल पे काम करता है, डीसी करंट पे जो एप्लीकेबल होता है वही एसी पे होता है। या उसको और भी समझे कि डीसी करंट को डेवलप करने के लिए जितना चार्ज फ्लो करने की जरूरत होती है उतना ही चार्ज हमको फ्लो करना होता है एसी के लिए। बस अंतर क्या है? डीसी में डायरेक्शन पीरियोडिकली नहीं चेंज होता है और एसी में चेंज होता है। इस वजह से एसी का एवरेज या मीन वैल्यू नहीं लेते हैं, डीसी के मीन या एवरेज वैल्यू से हम लोग एसी के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। सो दिस वन इज द कंसेप्ट। अगर आपको कोई आइडिया, कोई डाउट्स हो तो आप वीडियो को 1 और 2 टाइम्स रिपीट करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो you can write in the comments. I will definitely try to help you regarding this one. Okay, so next topic we will discuss in a next video. Thank you.